हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु की संरचना के बारे में। और अब तक हम लोगों ने ये डील कर लिया है कि कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है। ठीक, साथ ही साथ उससे जुड़े कॉन्सेप्ट को भी हम लोगों ने अच्छे से देखा हुआ है। तो अब लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे किसकी, सेकेंड फंडामेंटल पार्टिकल जिसका नाम है प्रोटॉन के खोज के बारे में, इन डिस्कवरी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। मेनली हम सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर, कि हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो के अंदर इलेक्ट्रॉन का चार्ज ढूंढ लिया था। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे चीज़ें इलेक्ट्रॉन में चली है वैसे वैसे प्रोटॉन में चलेंगी, तो ज़्यादा कुछ हमको दिमाग नहीं दौड़ाना है। अब तो हमारे लिए ईजी है। अगर हमने इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी को अच्छे से डिफाइन कर लिया, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की डिस्कवरी को अच्छे से डिफाइन कर लिया, तो सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे प्रोटॉन के लिए। ठीक, और वही कॉन्सेप्ट के साथ हम सभी चीज़ों को, जैसे यहाँ पे इसका चार्ज डिफाइन कर रहे थे, वैसे प्रोटॉन का भी चार्ज डिफाइन करेंगे। तो मैं ज़्यादा ना बतियाते हुए डायरेक्ट बात करूँगा प्रोटॉन की डिस्कवरी पर। ठीक है ना। नहीं, अब हम बात करने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक, अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन देखेंगे। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के अंदर अगर आप बात करोगे तो मेनली जो सबसे बड़े लेवल पे पहली बार जो साइंटिस्ट आएंगे जो इसमें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में योगदान देंगे, उनका नाम होगा गोल्डस्टीन। क्या नाम होगा? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन एक्चुअल में क्या है, पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में क्या किया, काम किया। मेनली आप सभी लोग जानते होंगे कि जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन साहब ने। तो प्रोटॉन की खोज आप पढ़ते होंगे, रदरफोर्ड साहब रखी है। लेकिन जो सबसे बड़ा योगदान है फिलहाल के लिए, हाल फिलहाल या शुरुआती देखा जाए तो किसका है? गोल्डस्टीन साहब का। बाद में 1911 के अंदर आपको रदरफोर्ड भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे और रदरफोर्ड की वजह से एक महत्वपूर्ण रिजल्ट मिल पाएगा। तो ले दे के हम दोनों को मानते हैं प्रोटॉन की डिस्कवरी में कि बड़ा हाथ था। ठीक है, वैसे तो सिर्फ दो साइंटिस्टों से काम नहीं चल सकता, मल्टीपल साइंटिस्ट होंगे, लेकिन प्रोटॉन की डिस्कवरी के अंदर ये दोनों साइंटिस्ट महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एक तो गोल्डस्टीन साहब शुरुआती दौर में, और बाद में कौन आते हैं? रदरफोर्ड साहब। रदरफोर्ड साहब गोल्डस्टीन साहब के किए गए एक्सपेरिमेंट को एक रिजल्ट में कन्वर्ट करते हैं और वही रिजल्ट क्या बनता है? प्रोटॉन बनता है। समझ में आ रहा है? काम शुरुआती दौर में किसने किया है? गोल्डस्टीन साहब ने। तो अभी हम जो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे किसका पढ़ेंगे? गोल्डस्टीन साहब का। ठीक है, बाद में जब हम रदरफोर्ड साहब का मॉडल पढ़ रहे होंगे जहाँ पे वो न्यूक्लियस की खोज करते हैं, तो वहाँ से हम फिर इस चीज़ को कनेक्ट करा देंगे और ये बता देंगे कि एक्चुअल में देखिए ये प्रोटॉन जो नाम है आया कहाँ से, रदरफोर्ड साहब ने उसको बढ़िया से एक्सप्लेन किया है। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? मेनली प्रोटॉन की डिस्कवरी में शुरुआती दौर में हाथ किसका है? गोल्डस्टीन साहब का है। फिर बाद में रदरफोर्ड साहब क्या करते हैं? गोल्डस्टीन साहब की बातों को क्या करते हैं? एक अच्छा रूप दे देते हैं। समझ में आया ना? और अच्छे रूप देने के कारण इनको हम क्या मानते हैं? प्रोटॉन के डिस्कवरर। ठीक है ना? समझ में आया? क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब गोल्डस्टीन साहब ने क्या किया था? तो मेनली गोल्डस्टीन साहब ने जैसे जे थॉमसन साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था वही एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने भी। मतलब सर, मतलब जैसे उन्होंने इलेक्ट्रॉन खोजने के लिए किसका यूज किया था? डिस्चार्ज ट्यूब का। इन्होंने भी क्या किया? डिस्चार्ज ट्यूब का यूज किया। लेकिन कैसा यूज किया? मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब का यूज किया था। यानी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर थोड़ा सा क्या कर दिया? चेंज ला दिया, मॉडिफाई कर दिया उसको। अब क्या क्या मॉडिफाई किया ये समझिएगा। तो मेनली जे थॉमसन की बात करूं मैं, जे थॉमसन। तो जे थॉमसन को देखोगे तो उन्होंने क्या लिया था? ऐसे डिस्चार्ज ट्यूब लिया था। ठीक है, यहाँ पे प्लेटें ली थी, एक कैथोड प्लेट और एक एनोड प्लेट। और क्या किया था बीच में, मतलब सॉरी, कैथोड प्लेट को और एनोड प्लेट को ला के 10,000 के हाई वोल्टेज से जोड़ दिया था, है ना। इस पे एनोड प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, कैथोड प्लेट पे निगेटिव चार्ज। क्लियर है? ये हो गया था। अब कहानी थोड़ा और आगे बढ़ी। हुआ क्या कि बीच में उन्होंने क्या डाल दिया था? इनर्ट गैस डाल दिया था। देखेंगे ध्यान से, कौन सी गैस डाल दी थी? इनर्ट गैस। प्रेशर क्या रखा था? प्रेशर लो रखा था। प्रेशर क्या था? लो। प्रेशर वेरी लो, प्रेशर वेरी लो, और बाकी चीज़ें ऐसे ही चल रही थी। ठीक है, हाई वोल्टेज था। हाई वोल्टेज कितना था? 10,000 हाई वोल्टेज था। और उन्होंने और क्या किया था? और सुनना ध्यान से, उन्होंने क्या किया था कि एनोड प्लेट के पीछे क्या लगा दिया था?
फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दिया था। क्या लगा दिया था? फ्लोरोसेंट स्क्रीन, यानी ZNS स्क्रीन था, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी थी। ठीक है, एनोड प्लेट के पीछे। ये जे थॉमसन साहब का डिस्चार्ज ट्यूब था। ठीक, और उसके बाद उन्होंने क्या देखा था कि उसके बाद उन्होंने देखा था कि कैथोड प्लेट की ओर से एनोड प्लेट की ओर एक रेज जा रही है जिसका नाम क्या है? कैथोड रे, जिसका नाम बाद में क्या रख दिया गया? कैथोड रे। समझ में नहीं आया? और यही कैथोड रे बाद में क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन के रूप में तब्दील हो गई। ठीक है, तो ये घटना घटती है। लेकिन जब गोल्डस्टीन साहब आएंगे, गोल्डस्टीन साहब, तो गोल्डस्टीन साहब की कहानी समझिएगा। गोल्डस्टीन साहब जो क्या लेंगे? मेनली जो डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे, जो डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे उसमें थोड़ा सा ही मॉडिफिकेशन करेंगे। मैंने जस्ट बताया ना, थोड़ा सा क्या करेंगे? मॉडिफिकेशन। अच्छा, इन्होंने जब देखा था कि ये रेज जाती हैं तो रेज इस प्लेट को आर पार करके इस ZNS स्क्रीन पे आती हैं और ZNS स्क्रीन पे क्या करती हैं? ग्रीनिश कलर शो करती हैं, यानी चमकती हैं, ये ग्लो करती हैं। तो किस कलर में? ग्रीन कलर में, यानी ग्रीनिश कलर में चमक रही होती हैं ZNS स्क्रीन पे। ये बात ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, इन्होंने भी क्या किया? यहाँ पे देखिएगा, इन्होंने गोल्डस्टीन साहब ने मेनली थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या किया कि इन्होंने कैथोड प्लेट को क्या कर दिया? परफोरेटेड बना दिया। कैथोड प्लेट को क्या कर दिया? परफोरेटेड, यानी छेद कर दिया इसके अंदर। ठीक है, मेनली ऐसे छेद कर दिया। ठीक है, ये आपका क्या है? CP है। कैसा चार्ज होता है इस पर? निगेटिव। ये क्या है? आपका एनोड प्लेट है। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और इसको इन्होंने भी देखिए, बाकी चीज़ें तो सेम रखी, जैसे इन्होंने भी क्या रखा? वोल्टेज वही रखा, 10,000 वोल्टेज था तो 10,000 वोल्टेज अभी भी रखा। ठीक है, 10,000 वोल्टेज। अच्छा, और सुनिएगा, और इन्होंने एक नया मॉडिफिकेशन किया कि बीच में अब जो गैस डाली, यहाँ पे कैसी गैस थी? इनर्ट गैस थी, लाइक हीलियम थी, आर्गन थी। यहाँ पे इन्होंने कौन सी गैस डाली? हाइड्रोजन गैस डाली। मॉडिफिकेशन समझ जाओगे तो खेल खत्म हो जाएगा। इन्होंने कौन सी गैस डाली? हाइड्रोजन गैस डाली। प्रेशर अभी भी इन्होंने भी क्या रखा है? लो। प्रेशर क्या है? प्रेशर वेरी लो। ठीक है, वोल्टेज हाई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसको बस परफोरेटेड किया और क्या किया? इस बार ZNS कहाँ लगाया था इन्होंने? ZNS एक्चुअल में यहाँ लगाया था। समझ में आया ना? कैथोड प्लेट के पीछे। समझ में आया ना? ये इन्होंने मॉडिफिकेशन किया, मतलब मॉडिफाई किया इसको। देख रहे हैं ना कितना मॉडिफिकेशन डाला है जी? वैक्यूम तो है ही ना भाई, वैक्यूम मतलब प्रेशर क्या है? वेरी लो। तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? वहाँ से पार्टिकल्स को हटाया गया ना, मेनली वैक्यूम के अंदर लेके जाया जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आया? लेकिन वैक्यूम तो नहीं आप एकदम बना सकते ना, वो वैक्यूम पंप हम बोलते हैं जिसको, या जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो? प्रेशर एकदम कम कर रहे हो। मेनली आप एकदम वैक्यूम तो नहीं कर सकते, पार्टिकल तो रखने पड़ेंगे ना। यहाँ भी आप पार्टिकल रख रहे हो हीलियम के, यहाँ भी आप क्या रख रहे हो? हाइड्रोजन के पार्टिकल रख रहे हो, तो पार्टिकल तो रहेंगे ना। तो वो एकदम वैक्यूम नहीं बन सकता, एकदम निर्वात नहीं बन सकता। समझ में आ रहा है ना? निर्वात का मतलब क्या होता है? जहाँ पे किसी भी प्रकार के पार्टिकल ना पाए जाए। तो पार्टिकल रखेंगे तभी तो गेम चलेगा। ठीक है, गेम कैसे चलेगा वो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल में समझिएगा, बिना पार्टिकल के काम नहीं चल पाएगा। अब समझिएगा क्या होता है यहाँ पे। ये हाइड्रोजन गैसेस के पार्टिकल हैं। आपने इधर से क्या किया? यहाँ पे होल कर दिया। होल करने से हुआ क्या? ये देखा गया कि इधर से कुछ रेज, इस बार किधर से रेज? एनोड प्लेट की ओर से ये जो रेज है इन होल के रास्ते आ रही हैं और ZNS स्क्रीन पे क्या कर रही हैं? ग्लो कर रही हैं। क्या कर रही हैं? ग्लो कर रही हैं इन होल्स के रास्ते। और कलर कौन सा इनका? तो रेड कलर है। कैसा कलर है? रेड कलर है। समझ में आया कि नहीं है? रेडिश कलर बोलेंगे। कौन सा कलर? रेडिश कलर। समझ में आया? तो क्या हुआ गोल्डस्टीन साहब के एक्सपेरिमेंट में? सेम एक्सपेरिमेंट जैसे जे थॉमसन साहब ने किया वैसे ही गोल्डस्टीन साहब ने किया है, बट हल्का सा क्या गया? चेंज। क्या चेंज किया? मैंने समझ में आ रहा ना? इन्होंने इनर्ट गैस रखा, उसके यहाँ पे इन्होंने क्या रखा? हाइड्रोजन गैस रखा। इन्होंने क्या किया था? क्या बोलते हैं, जो ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगाई थी? एनोड प्लेट के पीछे। इन्होंने कैथोड प्लेट के भी पीछे लगा दिया। इनके इन्होंने हाँ, यहाँ भी लगी हुई है, ऐसी बात नहीं है ना? यहाँ भी लगी हुई है, यहाँ भी लगी हुई है। तो इन्होंने दोनों साइड लगा दिया और इन्होंने कैथोड प्लेट के साइड में कोई चेंज नहीं रखा था, मतलब कोई छिद्र नहीं रखा था। इन्होंने किस साइड रख दिया? कैथोड प्लेट में छेद कर दिया। अब क्या हुआ कि अब ये कैथोड प्लेट के साइड वाली जो रेस थी वो क्या होने लगी?
जो स्क्रीन थी वो क्या होने लगी, चमकने लगी। और किस कलर में चमकने लगी, रेड कलर में चमकने लगी। समझ में आया ना। तो इससे ये पता लगा, क्या पता लगा कि भाई एनोड प्लेट की ओर से कोई रेस किधर की ओर आ रही है, कैथोड प्लेट की ओर। समझ में आया ना। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया एनोड रेज। क्या रखा गया, एनोड रेज। और मेनली ध्यान से समझिएगा, इस एनोड रे के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि अगर मान लो हम छेद नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो अगर हम छेद नहीं करते, यानी सिंपल ये प्लेट ऐसे रख देते, तो ये एनोड प्लेट पार नहीं कर पा रही थी। ये एनोड प्लेट क्या नहीं कर पा रही थी, पार नहीं कर पा रही थी। इसलिए मुझे छेद करना पड़ा। छेद करने से ये उन होल्स के रास्ते ये निकल के इधर आई है। समझ में आ रहा है। तो ये एक प्रकार से क्या हो रही है, एक प्रकार से कैनाल की तरह बिहेव कर रही है। कैनाल मतलब नहर होती है। तो नहर क्या होती है, नहर के लिए रास्ता बनाना पड़ता है, तब वो पानी नहर के रास्ते या उस कैनाल के रास्ते जा पाता है। कैनाल के लिए रास्ता होता है ना प्रॉपर, तभी तो पानी जा पाएगा उसमें, है ना। तो उसी तरीके से ये जो रेज हैं ऐसे ही तो बिहेव कर रही हैं कि अगर रास्ता दोगे तो ये जा पाएंगी, पार कर पाएंगी, नहीं रास्ता दोगे तो पार नहीं कर पाएंगे। तो कैनाल की तरह बिहेव करने के कारण इन रेज का एक और नाम रखा गया, और वो नाम था कैनाल रेज। कौन सी रेज, कैनाल रेज। आई होप समझ में आ गया होगा कैनाल रे क्यों कह रहे हैं। एनोड रेज क्यों कह रहे हैं, बिकॉज एनोड प्लेट से निकल रही है ना भाई। अगर मान लो इसके पीछे चमक रही है तो इधर से ही आई होंगी, और इसके पीछे चमक रही है तो इधर से आई होंगी, सीधी बात है। तो एनोड प्लेट के पीछे चमक रही है तो कैथोड से आई है कैथोड रे, और कैथोड प्लेट के पीछे चमक रही है इसका मतलब एनोड से आई है एनोड रे। ठीक है। और चूंकि इनको जगह चाहिए इसलिए क्या है, कैनाल रे। क्लियर। ठीक है। अब मैकेनिज्म समझते हैं, आखिर हुआ क्या यहाँ पे कि ये चीजें ऐसी हुई हैं, और हाइड्रोजन गैस क्यों रखा गया। ठीक है। मेनली हम क्या देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस क्यों रखा गया, पहली बात तो, और दूसरी बात यहाँ पे आखिर ऐसा क्या हुआ है यहाँ पे कि ये चमक रहा है। ठीक है। तो चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। मेनली मैं क्या कर रहा हूँ, अब जे थॉमसन को यहाँ पे हटा रहा हूँ, क्योंकि इनकी जो कहानी है अब यहाँ पे फिलहाल के लिए समाप्त होती है। अब हम यहाँ पे आते हैं। तो मेनली हो क्या रहा है ये समझिएगा। हो ये रहा है कि जैसे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कैथोड प्लेट है, ये कैथोड प्लेट है। ठीक है। ये छिद्र युक्त है, और इसके ऊपर कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है। ठीक है। हाँ या ना, बिल्कुल। और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या है सर, ये एनोड प्लेट है, एनोड प्लेट है, ये कैथोड प्लेट है। इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। समझना है ध्यान से। अब बीच में तुमने क्या भरा हुआ है भाई, हाइड्रोजन गैस। क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो ये तो पता है कि बीच में हमने क्या रखा है, हाइड्रोजन गैस रखा है। अब इस हाइड्रोजन गैस को पकड़ोगे तो मेनली देखो, हाइड्रोजन गैस को कभी भी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये अकेले नहीं होती है, हाइड्रोजन के साथ एक दूसरे हाइड्रोजन आइटम के साथ क्या करती है, कंबाइंड होकर एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहती है। समझ में आ रहा है, यानी H2 के फॉर्म में रहती है। समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ। जैसे ऑक्सीजन देखोगे, बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कैसे रहता है, सिर्फ इस फॉर्म में नहीं, O2 के फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में, O2। यानी ये ऑक्सीजन एक दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइंड होके मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है। जब दो एटम आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। और ये धरती पे देखो, हमने पहले भी बात की है कि कभी भी एक एटम जो होता है वो अकेले स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। किस अवस्था में नहीं रह सकता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो उसको हमें 100% क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी से कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। किसी ना किसी से क्या बनाना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, तभी जाके वो दुनिया के अंदर रह सकता है। ठीक है। अकेले रहने की क्षमता उसके पास नहीं है। तो ये ऑक्सीजन अपने ही सगे ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, कंबाइंड करेगा, और दुनिया के अंदर इस तरीके से दिखाई देगा। ऐसे ही हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी दूसरे से कंबाइंड करेगा तभी दुनिया के अंदर दिखाई देगा। ठीक है। समझ में आया। तो यानी हमेशा अगर आप बोल रहे हो हाइड्रोजन गैस, तो इसका मतलब कौन सी गैस है, H2 गैस। क्लियर है। अब इस H2 गैस के अंदर एटम होंगे, एटम होंगे ना भाई। H2 गैस यानी दो हाइड्रोजन एटम आपस में क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं, तो बना है H2 गैस का एक मॉलिक्यूल। H2 गैस का एक मॉलिक्यूल, दो एटम जुड़े हैं तो एक मॉलिक्यूल का निर्माण किया है। ठीक है। अब मैं अगर एक हाइड्रोजन एटम को पकड़ूं बाबू, तो एक हाइड्रोजन एटम कैसा होता है, तो एक हाइड्रोजन एटम की प्रॉपर्टी आप समझोगे आज के ज़माने में, तो उसके न्यूक्लियस में क्या होते हैं, एक प्रोटॉन होता है, और इस एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक। एक प्रोटॉन यानी एक पॉजिटिव चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन यानी एक निगेटिव चार्ज। ये स्थिति है आज के डेट में। ठीक। मतलब क्या है, मतलब ये है कि भैया इनके पास कोई
अदर पार्टिकल होता ही नहीं है, सिंपल एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। ठीक, अब हुआ क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को ये प्रोटॉन बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं रख पाता है, बड़ी समस्या है। हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है या एक ऐसा एलिमेंट है हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर, हमारे पीरियोडिक टेबल का, कि जिसका इलेक्ट्रॉन कोई भी छीन के लेके चला जाता है। समझ में आ रहा है? जिसका इलेक्ट्रॉन कोई भी क्या करेगा, मारेगा, मार के छीन के लेके चला जाएगा। उसका इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा देर तक वो होल्ड नहीं कर पाता है बेचारा। और उसका इलेक्ट्रॉन जो है ना सबसे बड़ा 420 है, उसको बस दिखाई दे कोई पॉजिटिव वाला, वो अपना मतलब एटम छोड़ के तुरंत फरार हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब ये हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है। तब हुआ क्या कि इस इलेक्ट्रॉन ने देखा यार बहुत भयंकर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? बहुत भयंकर वाला क्या नजर आ रहा है इसको, पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, और निकल के किधर जाने लगेगा, किधर जाने लगेगा, पॉजिटिव की ओर। ऐसे तो मैंने एक एटम लिया, हाइड्रोजन गैस होगी तो बहुत सारे एटम होंगे, है ना, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेंगे, निकलने लगेंगे। अब जब इसमें से निकल गया तो ध्यान से समझना, ये हाइड्रोजन एटम है, तो इस हाइड्रोजन एटम के पास से एक इलेक्ट्रॉन था वो तो निकल गया ना, तो सिंपल इसके न्यूक्लियस के अंदर केवल और केवल क्या बचा है, एक पॉजिटिव चार्ज यानी एक प्रोटॉन बचा है। बचा है कि नहीं बचा है? बचा है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन बचा जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो। क्लियर? अब ये पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसके पास केवल और केवल एक प्रोटॉन बचा है। तो अब ये पॉजिटिव वाला किधर जाएगा, बता सकते हैं? सीधी बात है, अगर ये निगेटिव वाला पॉजिटिव की ओर भागेगा तो पॉजिटिव वाला किधर की ओर भागेगा, निगेटिव की ओर। तो देखिए ये इधर की ओर भाग जाएगा। समझ में आया? और यही क्या है आपका, यही है आपका प्रोटॉन, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं एनोड रे। समझ में आया ना? यही हाइड्रोजन एटम जब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा तो जब ये निकलेगा तो इसी होल के रास्ते जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ZNS स्क्रीन है, इस पे आके क्या होगा, चमकेगा। किस कलर में, किस कलर में, रेड कलर में। समझ में आया ना? क्या मेरी बात समझे क्या हुआ है? हाइड्रोजन एटम के पास दो पार्टिकल हैं, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। अब हुआ क्या कि इस क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन एटम को जब यहाँ पे रखा गया इसके बीच में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, क्योंकि इस पे वोल्टेज बहुत तगड़ा है ना, तो वोल्टेज तगड़ा है, तो ये इसी कारण क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसके थोड़े से साथ कॉम्बिनेशन बहुत कम बनाते हैं, क्लोज बहुत कम रहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आसानी से छोड़ के इसकी ओर निकल जाएंगे, क्योंकि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सीधी सीधी बात है, ये इलेक्ट्रॉन देखेगा कि इसके पास जितना चार्ज है या जितना इसका क्या है, जितना इस एटम के पास पावर है उससे कई हजार गुना पावर यहाँ पे है। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, छोड़ के फरार हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन विहीन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन विहीन तो मतलब बचा क्या उसके पास, प्रोटॉन बचा ना। याद रखना, हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसके पास केवल और केवल क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूट्रॉन नहीं होता है तो बिल्कुल नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बचेगा क्या, एक प्रोटॉन है ना। तो प्रोटॉन को दिखाने के लिए हम लोग H+ लिखते हैं। H+ मतलब प्रोटॉन, हमेशा याद रखिएगा। प्रोटॉन का सिंबल क्या है, H+। क्यों H+ है, समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो एक प्रोटॉन है बचेगा, तो एक प्रोटॉन का सिंबल क्या हो गया, H+। अब ये H+ क्या करता है, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर निकल गया तो ये भी सीधी सीधी बात है, ये किधर भागेगा, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया ना भाई, तो ये भी इस फील्ड के थ्रू क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, इसकी ओर अट्रैक्ट होगा और इसकी ओर फरार हो जाएगा। और यही क्या बनता है, रेज बन के जाके ZNS स्क्रीन से टकराता है। बस प्रॉब्लम ये है कि इसकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी, कैसी इंटेंसिटी, पेनिट्रेट करने की, पेनिट्रेट मतलब भेदने की, किसी चीज़ को छेदने की। समझ में आ रहा है? वो क्या है, अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन का पेनिट्रेशन पावर तगड़ा है, वो किसी भी चीज़ को छेद देगा। समझ में आ रहा है? यानी यहाँ पे अगर हम परफोरेटेड ना भी करें तो भी ये ZNS स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, पहुँच जाएगा, और क्या करेगा, ग्रीनिश स्पॉट बना देगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये प्रोटॉन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, होल बनाना पड़ेगा, परफोरेटेड स्क्रीन डालनी पड़ेगी, परफोरेटेड क्या बोलते हैं, प्लेट तैयार करनी पड़ेगी। अदरवाइज ये क्या नहीं कर पाएगा, उस प्लेट को छेद नहीं पाएगा। हाँ ये जरूर है, अगर बहुत पतला आप लगा दो, देखो मोटा होगा तब नहीं कर पाएगा, तब तो छेद बनाना ही पड़ेगा, तभी उस छेद से उस पार जा पाएगा। हाँ अगर बहुत पतला मेटल का कोई क्या है, कोई प्लेट है, बहुत पतला मेटल का प्लेट है, तब उसकी उस पार जा सकता है, इतना है। समझ आ रहा है? लेकिन नॉर्मली इस प्लेट को नहीं छेद पा रहा था, इसलिए होल बनाना पड़ा। बहुत पतला होगा तो क्या कर लेगा, छेद लेगा।
समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? कोई दुविधा है इसमें? तो आखिर अंदर क्या कॉन्सेप्ट बना, समझ में आया कि नहीं आया? क्यों आखिर हाइड्रोजन रखा गया, समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि हाइड्रोजन ही एकमात्र एटम है जिसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। समझ में आया? और हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट है। ठीक। एक साइंटिस्ट थे, एक इंग्लिश केमिस्ट में बोल सकता हूँ, या इंग्लिश साइंटिस्ट जो थे, विलियम करके नाम था, विलियम पाउट, या मैं उनका एग्जैक्ट नाम नहीं मुझे अभी याद आ रहा है, ठीक है ना। तो उन्होंने ये एजम्पशन लिया था कि यार जितने भी एटम हैं, मतलब जितने भी एटम हैं वो एक्चुअल में हाइड्रोजन एटम से बने हैं। किससे बने हैं? हाइड्रोजन एटम से। समझ में आ रहा है? तो हमारे पीरियोडिक टेबल छोड़ो, हमारे पूरे एलिमेंट्स के अंदर सबसे पहला एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन ही है। और ऐसा माना जाता है कि जितने भी एलिमेंट है वो किससे कंपोज्ड हैं, किससे बने हैं? हाइड्रोजन से बने हैं। समझ में आया? क्लियर है? तो हाइड्रोजन इतना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक। और कई लोगों के मन में ये भी प्रश्न उठना चाहिए कि आखिर सर ऐसा क्यों किया गया कि हमको फिर खोज करने की जरूरत पड़ी। इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तो क्यों आखिर लोगों के मन में ऐसा लगा कि नहीं यार एक्चुअल में एक ही कण नहीं हो सकता, एक आध कण और होंगे। समझ में आ रहा है? तो कारण क्या था? कारण था मास। कारण था मास। अभी ध्यान से समझना, मास एक बड़ा फैक्टर था। क्या था? बड़ा फैक्टर। मतलब समझो, जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली तो इलेक्ट्रॉन का हम लोगों ने क्या निकाला? मास निकाला कि नहीं निकाला? सर कैसे निकाला? हम लोगों ने कहाँ निकाला? हम लोगों ने तो बस चार्ज तक निकाला था। चार्ज निकाले थे, हाँ या ना? याद करिएगा ध्यान से, चार्ज निकाला गया था कल, हाँ या ना? और हम लोगों ने उसके पहले वाली क्लास में क्या बोलते हैं, चार्ज अपन मास रेशियो निकाला था, है ना? चार्ज मास रेशियो निकाला था, समथिंग कुछ आया था 1.7588 इंटू 10⁻11 है कूलाम पर केजी। ऐसा नो आया था। मुझे मास चाहिए, है ना? तो मास चाहिए और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हम लोगों ने ढूंढ लिया था, नहीं ढूंढ लिया था? तो 1.6 इंटू 10⁻19, इधर क्या है -1.75, ये भी माइनस में ही रहेगा, है ना? इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में रहता है ना, यहाँ पे -1.7588 इंटू 10⁻11। अब पूरे के नीचे यहाँ पे क्या है? m। इसको इधर भेज दो, इसको इधर, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा मास? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या मिलेगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इसको कैलकुलेट करोगे, किसको कैलकुलेट करोगे? -1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन पूरे के नीचे -1.7588 इंटू 10⁻11। जब इसको कैलकुलेट किया गया, जानते हैं आंसर हमारे सामने क्या आया? माइनस से माइनस कैंसिल, हमको जो आंसर मिला वो ये मिला 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या मिला था हमको? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। फिर जब हम लोगों ने क्या किया था कि एटम, मतलब हाइड्रोजन एटम का क्या किया था? वेट नापा था। क्या लिया था? वेट नापा। तो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन का मास है उससे ज्यादा मास था। समझ में आ रहा? यानी एक हाइड्रोजन एटम का मास इस इलेक्ट्रॉन के मास से क्या था? ज्यादा था। तो वहां से क्लियर हो गया कि सीधी सीधी बात है कि हो ना हो इस एटम के अंदर एक आध पार्टिकल और है। समझ में आया कि नहीं आया? एक आध पार्टिकल और है। और देखो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे हाइड्रोजन को यूज किया। एक कारण और बना, क्योंकि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एटम है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक क्या है? प्रोटॉन है। और इस बात से क्या हो गया? साबित भी हो गया। समझ में आ रहा है? तो जब हम लोगों ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की, कर ली प्रोटॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन का मास पता ही है तो प्रोटॉन का चार्ज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रोटॉन का चार्ज। अब देखना कितनी सारी चीजें अपने आप क्लियर होंगी। क्या यहां तक बातें समझ में आ गई? गोल्डस्टीन साहब ने क्या से क्या किया, है ना? कैसे ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, और इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट निकला है, क्या निकला है कि भाई हमारे पास एक नई रेज आ चुकी है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? कैनाल रेज या एनोड रे। एनोड रे क्यों पड़ा? क्योंकि किधर से जा रही थी? एनोड से कैथोड की ओर। तो एनोड से निकली थी, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? एनोड रेज। और कैनाल रेज क्यों बोला? क्योंकि जाने के लिए जगह चाहिए। ठीक है, तो कैनाल की तरह बिहेव कर रही है इसलिए कैनाल रेज। फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लिया हम लोगों ने। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा तो कितना आया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम लोगों ने पिछले क्लास में निकाल लिया था। तो हमको ये नजर आया कि यार हाइड्रोजन एटम जो है, इस हाइड्रोजन एटम के पास जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा है। इसका मतलब 100% इसके अंदर कोई ना कोई पार्टिकल है। मिल गया प्रोटॉन, इसीलिए हाइड्रोजन को लेके आए थे ताकि हम नया एटम खोज पाए, नए पार्टिकल को ढूंढ पाए। अब जब हमको ये प्रोटॉन मिला, फिर बाद में हम लोगों ने प्रोटॉन का भी चार्ज निकाला, फिर क्या निकाला? मास निकाला। फिर इसके मास को पकड़ा, इलेक्ट्रॉन के मास को पकड़ा, दोनों कंबाइंड करके देखा तो हमको एग्जैक्ट नंबर पता चला। क्या पता चला? कि जितना प्रोटॉन का और जितना इलेक्ट्रॉन का अगर हम दोनों जोड़ दें तो सच में एक हाइड्रोजन एटम का मास उसके बराबर है। समझ में आया कि नहीं आया?
तो एक हाइड्रोजन एटम का जो मास है वो किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास के बराबर है। समझ में आया? तो यहाँ से क्लियर हो गया कि एक एटम के अंदर कितने पार्टिकल हैं? 2। तो शुरुआती दौर तो बड़ा आसान चला हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। अब समझना आगे की कहानी। जब उसके बाद कोई और हम लोगों ने एटम लिया, उसके बाद एटम्स लिए, तो उस एटम्स का फिर से वही काम किया, इलेक्ट्रॉन के मास को और प्रोटॉन के मास को जोड़ के रखने का प्रयास किया। ठीक है, तो पता ये चला कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मास और प्रोटॉन का जो मास है अगर हम जोड़ दे रहे हैं तो उस एटम का भी मास उसके बराबर आ रहा है। तब वहाँ से एक नई बात पता चली कि यार एक्चुअल में ऐसा है कि हो ना हो, क्या है, एक और पार्टिकल है। क्योंकि हम अगर इन दोनों के मास को जोड़ दे रहे हैं तो जो वैल्यू आ रही है और जो उस एटम का मास है वो वैल्यू जो आ रही है वो क्या है, इस वाले वैल्यू से क्या है, बड़ी है ना। यानी इसके अलावा भी कोई एक पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। तब हम लोग किसकी रिसर्च करेंगे, किसकी खोज करेंगे, किसकी खोज करेंगे? न्यूट्रॉन की। तब खोज होती है न्यूट्रॉन की। समझ में आ रहा है? तो ये सब एक क्या बोलते हैं, एक चैन बनते जा रही है। एक बार खोज किया, फिर उसको अप्लाई किया, फिर वहां से देखा कि यार प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो फिर एक नई खोज पे चले गए। समझ में आया? और तब तक नहीं रुके जब तक सभी खोजों को हम लोगों ने देख नहीं लिया, इन सबको डिस्कवर नहीं कर लिया। तो मेरे 3 पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज देख ली, प्रोटॉन की खोज देख ली आपने। ठीक है, अभी प्रोटॉन नाम आया नहीं है, अभी पूर्ण रूप से डिफाइन नहीं किया गया, अभी सिर्फ और सिर्फ कैनाल रेज आपके सामने है। 1911 में रदरफोर्ड इस चीज को और बेहतर एक्सप्लेन करके इसका नाम देंगे प्रोटॉन। ठीक है ना, समझ में आया? अच्छा, इसका नाम प्रोटॉन क्यों पड़ेगा, इसका भी कारण समझिए। मेनली प्रोटॉन हाइड्रोजन के नाम से पड़ा था। हाइड्रोजन पहला एलिमेंट माना जाता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, और ग्रीक के अंदर फर्स्ट को बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट, मतलब फर्स्ट। अगर किसी को ये बताना कि ये फर्स्ट है तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, उसको प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया, प्रोटॉन। समझ में आया? क्योंकि हाइड्रोजन एटम है ये, एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन हटा दो तो हाइड्रोजन एटम ही बनेगा, और ये फर्स्ट एलिमेंट है इसलिए फर्स्ट को प्रोटॉन से, तो इसलिए प्रोटॉन को, मतलब इस कैथोड एनोड रे को हम लोगों ने प्रोटॉन के नाम से बोला। क्लियर है? आया ना? चलिए, अब इसके चार्जेस कैसे निकालेंगे? तो चार्ज फिर से वही तरीका लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे? चार्ज निकाल लेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला था। मास निकालना हो वो भी निकाल लेंगे, इलेक्ट्रॉन चार्ज मास रेशियो निकालना वो भी निकाल लेंगे। तो कोई दुविधा है? नहीं। जैसे तरीका इलेक्ट्रॉन के केस में था वैसे ही करेंगे। ठीक है, हमारे पास बहुत कुछ आ जाएगा। लेकिन फिलहाल में हम सबसे पहले समझेंगे कि ये जो एनोड रे है ना, या जो कैनाल रे है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। जैसे कि कैथोड रे की भी अपनी अपनी प्रॉपर्टी थी, बहुत सारी प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी है, तो वैसे ही अब एनोड रे की भी हम प्रॉपर्टी देखेंगे। क्लियर? तो पूरी कहानी मैंने आपको इतने ही देर में सब समझा दी। अब करने क्या वाला हूँ, तो सबसे पहले कैनाल रेस की प्रॉपर्टी देखूंगा, उसके बाद फिर क्या करूंगा, बारी बारी चीज़ों को आगे बढ़ाऊंगा। क्लियर? तो चलिए इतना पहले नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कि ये क्या है, ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, इट इज पॉजिटिव या इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज। इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज। कैसे पता चला? तो फिर वही बात, मेनली हमने क्या लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इधर प्लस इधर माइनस लगाया। तो अब ये इधर एनोड प्लेट है, इधर से रेज निकल के आ रही थी, तो ये जो है किधर की ओर डिफ्लेक्ट हो गई, माइनस की ओर। अब मैं इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, H प्लस से। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग क्या सिंबल यूज करेंगे, ये वाला। ठीक है, लेकिन इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, H प्लस। तो ये H प्लस वाली जो H प्लस जो था, ये आके किधर की ओर डिफ्लेक्ट हो गया, माइनस की ओर। मेनली ऐसे ही आप देखो, ये क्या है, एनोड प्लेट है ना, और ये इधर देखना, ये क्या है, कैथोड प्लेट है। इधर से भी रेज निकल रही होगी, तो इधर से जो रेज निकल रही है वो किधर की ओर जा रही है, पॉजिटिव की ओर। तो ये इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ गया है? तो इधर की ओर किधर की ओर गई, पॉजिटिव की ओर। ये किधर की ओर गई, निगेटिव की ओर। अच्छा, निगेटिव की ओर डिफ्लेक्ट हो रही है, तो 100% इसके पास क्या प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि पॉजिटिव है भाई। ये निगेटिव की ओर कौन जाएगा, पॉजिटिव वाला ना, और पॉजिटिव की ओर कौन जाएगा, निगेटिव वाला। तो ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव है क्योंकि पॉजिटिव की ओर भागा है। इसी तरह से ये जो रेज है वो कैसी है, वो पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि किधर की ओर भागी है, निगेटिव की ओर। ठीक है, तो इट हैज पॉजिटिव चार्ज। ठीक, दूसरी बात इट इज अ पार्टिकल। इट इज अ पार्टिकल। पार्टिकल कैसे है, फिर से वही काम किया गया, पैडल रख दिया गया। तो ये क्या किया, मतलब सपोज कर लो यहाँ पे पैडल है, सपोज कर लो ऐसे है पूरा का पूरा, यहाँ पे मैंने फैन लगा दिया ऐसे,
ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पे रखा तो हुआ क्या कि ये जो रेस थी, ठीक है, ये रेस इस पैडल को क्या करा देती है, मूव करा देती है। तो जब ये मूव करा देती है तो यहाँ से समझ में आएगा कि ये क्या है, पार्टिकल है, क्योंकि मूव वही करा सकता है जो पार्टिकल होगा। लाइट होती तो केवल और केवल लाइट होती तो क्या मूव करा पाती, नहीं। समझ में आया कि नहीं है? तो ये इसको क्या करा रही है, मूव। अच्छा देख लो, ये इधर से मूव कराएगी, ये इधर से मूव कराएगी, समझ में आ रहा है? तो दोनों साइड से हो रहा है। ये एनोड प्लेट है, मतलब ये H+ है, और इधर से क्या निकल के आ रहा है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब ये इधर से भी कर रहा है, इधर से भी, तो हो क्या रहा है, ऐसे हो रहा है कि मेनली एक बार ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है, फिर ऐसे ऐसे पीछे। समझ में आ रहा है? अगर एनोड प्लेट के थ्रू जो रे जा रही है, एनोड रे, वो इसको आगे ऐसे ऐसे घुमा रही है, तो फिर कुछ देर बाद पीछे, तो ऐसे चल रही है। ठीक, ये पैडल जो रखे हो बीच में, ऐसे फिर ऐसे, क्लियर है? ये दोनों साइड से कहानी चल रही है ना भाई, और दोनों साइड पार्टिकल है। समझ में आया? दोनों के पास क्या है, मास है, दोनों के पास मोमेंटम है। समझ में आ रहा है? ये क्यों ऐसा कर पा रहे हैं? क्योंकि इनके पास मास है, स्पीड मतलब मोमेंटम है। और जब मोमेंटम है किसी के पास, जैसे बंदूक की गोली बहुत छोटी होती है, मास है, लेकिन उसके साथ साथ उसके पास क्या है, वेलोसिटी उसकी तगड़ी है, तो उसके पास बहुत ज्यादा क्या होता है, मोमेंटम। तो इसलिए जब किसी चीज से टकराती है ना, तो उसके ऊपर बहुत भयंकर इफेक्ट पैदा करती है कि नहीं है? क्योंकि उसका मोमेंटम क्या है, बहुत तगड़ा है। ऐसे ये पार्टिकल भी बहुत तेज स्पीड से चल रहे हैं, बहुत हल्का सा मास है, लेकिन मोमेंटम इनका क्या है, तगड़ा। क्योंकि आप लोग जानते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू भी होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अगर आप क्या कर रहे हो, मास बढ़ा रहे हो तो भी मोमेंटम बढ़ेगा, और वेलोसिटी बढ़ा रहे हो तो भी मोमेंटम बढ़ेगा। बंदूक की गोली में मास क्या होता है, कम होता है, लेकिन वेलोसिटी क्या होता है, ज्यादा। इस कारण मोमेंटम क्या होता है, बढ़ जाता है। अच्छा, और किसी में देख लो, और किसी में देखो, जैसे बैट एंड बॉल है, तो बैट एंड बॉल में जो बैट होता है उसके पास मास ज्यादा होता है। समझ आ रहा है? मास ज्यादा होता है, स्पीड उसकी उतनी नहीं होती, लेकिन मास ज्यादा होता है, इसलिए वो क्या करता है, एक अलग इंपैक्ट क्रिएट करता है। समझ में आ रहा है ना? यानी वहां पे मोमेंटम उसका मास के कारण ज्यादा होता है, जबकि बंदूक की गोली में वेलोसिटी के कारण मोमेंटम ज्यादा होता है। ऐसे ये जो छोटे छोटे पार्टिकल, इनकी वेलोसिटी क्या है, बहुत ज्यादा। तो ये क्या है, इनके पास वेलोसिटी मास क्या है, बहुत कम है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, बहुत ज्यादा। तो वेलोसिटी के कारण इनके पास मोमेंटम क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। और मोमेंटम बहुत ज्यादा, तो उस तगड़े मोमेंटम के साथ जब किसी पे टकराएंगे तो बहुत भयंकर इंपैक्ट पैदा करेंगे। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया? यानी सपोज कर लो ये मार्कर है, इस मार्कर को मान लो मैं तुमको ऐसे चला के मार रहा हूँ, तो तुमको चोट लगेगी, लगेगी ना? क्यों लगा? क्योंकि इसके पास मोमेंटम था, और इस मोमेंटम का ये इफेक्ट है। ठीक है, जब तुम इसके ऊपर, जब इसके मोमेंटम में तुम चेंज लाओगे तो वही फोर्स होता है। जब ये तुमसे टकराएगा तो इसके मोमेंटम में क्या आएगा, चेंज, और वहीं से पैदा होगा फोर्स। तो वही जब मोमेंटम के अंदर, जब तुम्हारे गाल पे या कहीं तुम्हारे बॉडी के ऊपर कहीं भी लगा, तो क्या हुआ, इसके मोमेंटम में चेंज लाया तुमने। कैसे? क्योंकि स्पीड में क्या ला दिया तुमने, चेंज। स्पीड में चेंज लाओगे तो मोमेंटम में क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा, और मोमेंटम में चेंज आ गया तो इसका मतलब क्या पैदा हो जाएगी, फोर्स। तो इसीलिए जब तुमको मैं मारता हूँ तो जिस मोमेंटम के साथ जाता है, मोमेंटम में आता है चेंज, जिसके कारण तुमको चोट लगता है। चोट क्यों लगता है? क्योंकि क्या पैदा हो गया, तुरंत फोर्स पैदा हो गया, तो तुम्हारे ऊपर फोर्स लग गया। समझ में आया ना? और फोर्स का इम्पेक्ट उतना ही तगड़ा होगा जितना ज़्यादा तुम मोमेंटम में क्या लाओगे, चेंज। अगर बहुत ज़्यादा मोमेंटम, अब मैं तुमको फेंक रहा हूँ यहाँ से, अब बहुत तगड़े मोमेंटम के साथ, तगड़ा मोमेंटम मतलब मारकर तो यही है, मैंने ऐसे धीरे से फेंका तो धीरे चोट लगा, क्योंकि मोमेंटम में चेंज क्या आया, थोड़ा आया, थोड़ा। बहुत तेज चला के फेंक रहा हूँ, बहुत तेज चला के मतलब इसकी स्पीड बहुत खतरनाक है। समझ पा रहे हो? तो इसके पास मोमेंटम भी क्या रहेगा, बहुत खतरनाक। और तब जो चेंज आएगा, बड़ा चेंज आएगा। बड़ा चेंज मतलब फोर्स भी क्या होगा, बड़ा, तो तुमको चोट भी क्या लगेगी, बहुत बड़ी लगेगी। समझ में आया नहीं है? तो मोमेंटम में चेंज आता है, वहीं पैदा होता है फोर्स। समझ में आया नहीं है? फोर्स और कुछ थोड़ी ना है। मोमेंटम में जो चेंज आता है उसके इफेक्ट से जो पैदा होती है, जो फील होती है, जो फीलिंग होती है, मतलब मोमेंटम के चेंज में, मोमेंटम में चेंज लाओगे तो जो फीलिंग जनरेट होगी उसी को हम लोग फोर्स बोलते हैं। तो ये पार्टिकल है, ये समझ में आ गया? यानी इट हैज अ मास, इट हैज मास। क्लियर है ना? आया ना? कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ देखा जाए, मान लो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब, अच्छा पॉजिटिवली चार्ज है, मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? तो इसके पास तीसरी प्रॉपर्टी होगी, इट विल बी डिफ्लेक्ट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड।
ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। क्लियर है। चौथी प्रॉपर्टी, जब ये ZNS स्क्रीन पे जाएगा तो क्या करेगा, क्या करेगा बताइए, चमकेगा। यानी ZNS स्क्रीन को चमकाने की प्रॉपर्टी है इसके पास, है कि नहीं है। किस तरीके से चमकाता है, रेड कलर में, है कि नहीं है। रेड कलर में क्या करता है, ZNS स्क्रीन को चमकाता है। ठीक है, मैं ये बोल सकता हूं कि these rays प्रोड्यूस फ्लैश समझते हो, फ्लैश लाइट सुने हो तुम लोग, हाँ है ना। तो ये प्रोड्यूस क्या करता है, फ्लैशेस प्रोड्यूस करता है ऑन द ZNS स्क्रीन। ठीक है, हाँ या ना। कैसे, मेनली आप सबको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कैथोड प्लेट लगी होती है, कैथोड प्लेट, ये कैथोड प्लेट है, देखिएगा ध्यान से, ये कैथोड प्लेट है। ठीक है, यहाँ भी इसको भी पकड़ लो, कैथोड प्लेट है। ठीक, यहाँ पे कैथोड प्लेट है। और ये जो रेज है, ये जब आएगी, कौन सी रेज है ये, एनोड रेज है ना। तो ये जब आएगी तो इस पे क्या करेगी, ये चमकेगी। किस कलर में चमकेगी, रेड कलर में। ZNS स्क्रीन को क्या कर देगी, चमका देगी। किस कलर में, रेड कलर में। ठीक है, ZNS स्क्रीन हमारी ग्लो करने लगेगी, फ्लैश लाइट की तरह जलने लगेगी। किस कलर में, रेड कलर में। समझा ना, जैसे फ्लैश जलता है ना, फ्लैश लाइट, है ना, वैसे ही रेड कलर यहाँ से ग्लो होने लगेगा। आई होप समझ में आ गया होगा ये 4 प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और भी प्रॉपर्टीज़ देखी जाए। ठीक, तो चलिए 4 प्रॉपर्टीज़ पहले नोट करिए, फिर 5वीं हम देखेंगे। चलिए अब हम 5वीं प्रॉपर्टी देखेंगे। तो मेनली ये क्या करते हैं, देखिए हम लोगों ने अभी जस्ट देखा भी था और समझा भी था कि हम लोगों को परफोरेटेड कैथोड प्लेट लेनी पड़ी, क्योंकि उनके पास इतनी क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन पावर नहीं होती है कि वो एक मोटी कैथोड प्लेट को पार कर पाए। हाँ, ये जरूर है कि क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं पतली मेटल प्लेट के थ्रू या पतली मेटल फॉइल के थ्रू। ठीक है, तो इट कैन बी पास थ्रू थीन मेटल फॉइल। ठीक है, वही प्लेट या फॉइल। ऐसे एल्यूमिनियम का फॉइल देखते हो ना तुम लोग, एक पतली सी लेयर होती है, खाने वाने के बर्तनों पे देखते होगे, मेनली कहाँ पे देखते होगे आप, जब आप शादी वगैरह में जाते होगे तो ऐसे क्या किया जाता है, एल्यूमिनियम की फॉइल चिपका दी जाती है। कहाँ पे, जिस टेबल पे खाना रखा रहता है कि नहीं है ना। तो वैसे ही उस क्या बोलते हैं, बहुत पतली अगर मेटल की फॉइल है तो उसको ये पार कर सकती है। मोटी होंगी तो पार नहीं कर सकते, इनके पास इतनी क्षमता नहीं होती है। और ये भी क्या कर सकती हैं भैया, आयोनाइज्ड कर सकती हैं गैसेस को। यानी इनके रास्ते में भी अगर गैस मिला तो इनके पास इतनी एनर्जी होती है कि इन गैसेस के अंदर से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलवा लेंगे। सीधा मतलब है यार, जैसे समझो, मान लो कि यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये हाइड्रोजन है एटम के अंदर। सपोज कर ले रहा हूँ कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे न्यूक्लियस में होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अब मेनली यहाँ से क्या कैनाल रेज गुजर रही है ऐसे, तो कैनाल रेज के पास क्या है भाई, थोड़ा ध्यान से समझो, H+ है ना, पॉजिटिवली चार्ज है कि नहीं है। तो पॉजिटिवली चार्ज है तो ये क्या कर लेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेंगे कि नहीं खींच लेंगे। तो ये बेचारा आयोनाइज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको समझाया है, इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, है ना, इलेक्ट्रॉन का निकल जाना एक एटम के अंदर से, यही आयोनाइजेशन होता है। मेनली यही समझो। तो यहाँ से निकल गया कि नहीं निकल गया, क्योंकि ये माइनस में है और इधर क्या है, प्लस में है। तो माइनस वाला किसकी ओर भाग जाएगा, प्लस की ओर, यानी ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएगा और उसके पास चिपक जाएगा। दैट मीन्स ये क्या बन गया, एक आयन बन गया ना। तो इस रे ने क्या किया, इसको आयन बना दिया। दैट मीन्स इसके पास क्या है, क्षमता है क्या करने के लिए, कि किसी भी गैस को क्या कर सके, आयोनाइज कर सकती है, मतलब आयोनाइज कर सके। क्लियर है ना, आया ना, अरे हाँ ना बोलो। तो मैं लिख सकता हूँ इट कैन बी प्रोड्यूस आयोनाइजेशन इन गैसेस। ठीक है, ये क्या कर सकता है, गैसेस के अंदर आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करवा सकता है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो आप लोगों ने देख ही लिया। ठीक है, कि ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और एक बात और, ये पैडल के साथ टकराएगा तो उसको मूव भी करा सकता है। और एक बात, अगर ये टकरा रहा है, अच्छा देखो, जिसके पास मोमेंटम है, जैसे मैं तुमको खींच के एक थप्पड़ मारूं, ठीक है, सपोज कर लो, तो मेरे हाथ के पास मोमेंटम था, वो मोमेंटम तुम्हारे गाल पे पड़ते ही क्या हो गया, चेंज हो गया, तो फोर्स अप्लाई हो गया तुम्हारे गाल के ऊपर। लेकिन उसके बाद तुम लोग एक फील और देखोगे कि फोर्स तो अप्लाई हुआ, उसके साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस हो गई। हाँ या ना, गर्म हो जाता है ना गाल, हाँ या ना,
इधर पूरा का पूरा हीट प्रोड्यूस हो जाता है। तो वैसे ही जब ये रेज क्या करेंगी, पैडल पे टकराएंगी, तो उस पैडल के ऊपर और क्या जनरेट करेंगी, हीट भी जनरेट करेंगी। यानी जब भी ये टकराएंगी इनके मोमेंटम में चेंज आएगा तो क्या क्या प्रोड्यूस होगी, हीट भी प्रोड्यूस होगी। क्लियर है, हाँ या ना। तो यहाँ पे मैं ये बात भी लिख सकता हूँ, इट इज ऑल्सो सो हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये हीटिंग इफेक्ट भी क्या करती हैं, शो करती हैं। ओके, हाँ या ना। अब आता है इनका चार्ज मास रेशियो। तो इनका जो चार्ज और मास का रेशियो होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास के रेशियो से क्या होता है, कम होता है, बहुत कम होता है। अब कारण समझिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि E/m रेशियो इज स्मॉलर देन यहाँ पे लिखो कैनाल रेज ए चार्ज मास रेशियो इज स्मॉलर देन रेशियो ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, अब कैसे समझ लेना, मेनली एक बात समझो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे नोट डाउन मतलब रुकूंगा और पहले समझाऊंगा। जब हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया तो ऑब्जर्वेशन के बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का मास निकाला और फिर प्रोटॉन का मास निकाला। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास की क्या किया, तुलना किया। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास की क्या की, तुलना की। मेनली अगर हम बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻⁻27 kg। अच्छा, कई जगह पे आपको इसी को ऐसे लिख दिया जाएगा 9.1 × 10⁻24 ग्राम। समझा ना, केजी से किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्राम में। तो समझ में भी आ रहा होगा क्यों आखिर ऐसा किया इसने। 1000 से गुणा करेगा, दैट मीन्स 10⁻3 घट जाएगा, तो यहाँ पे 10⁻24 आ जाएगा। अब मास ऑफ प्रोटॉन जब निकाला गया तो क्या निकला था, वो आया था 1.673 × 10⁻⁻27 kg। मैंने गलत यहाँ पे लिखा है, -31 kg है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, -31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का है ना, इलेक्ट्रॉन में -31 होता है, और एक्चुअल में जब 3 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28। ठीक है, यहाँ पे इसी चीज़ को ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब तुम लोग को जरूरत नहीं है इतना समझने की, ग्राम में मतलब इतना बेसिक है ना, इतना तो आ ही रहा होगा। तो इसका यहाँ पे है। अब अगर मैं इन दोनों की तुलना करूँ, यानी एक दूसरे की क्या करूँ, यहाँ पे तुलना करूँ। ठीक है, यानी रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन, क्या हटाओ यार। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन Me एंड MP। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। जब हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या नजर आएगा हमको, ये नजर आएगा कि हमको कंपैरिजन करना है। तो पहले ये बताओ कि इन दोनों में से छोटा कौन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की मास ऑफ प्रोटॉन। हाँ, मास ऑफ प्रोटॉन बड़ा है। देखो इसके पास कितना माइनस चार्ज है, -27, और इसके पास -31। जब हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पे पहली बात तो ये समझ लेना, मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं तुलना करूँ, क्या करूँ, तुलना करूँ, देखो कैसे, कई लोगों के मन में चल रहा कैसे सर, यहाँ पे तो 27 है, यहाँ पे 31 है, तो इसके पास तो पावर ज़्यादा है। तो यार ये माइनस में पावर है, जितना पावर माइनस में बढ़ेगा उतना ही वैल्यू छोटा हो रहा होगा। तो इस अनुसार जितना पावर कम है माइनस में उतनी वैल्यू बड़ी है, और जितनी बड़ी वैल्यू है माइनस में पावर में तो उतनी छोटी है, यानी ये छोटा है इसके रिस्पेक्ट में, है ना। अब अगर छोटा है तो कंपैरिजन किया जाए, तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो मेनली अगर हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखें और यहाँ पे क्या रख दें, मास ऑफ प्रोटॉन, यानी 9.1 × 10⁻31 रखें अपॉन यहाँ पे क्या रख दें, 1.673 × 10⁻27 रख दें, और तुलना करेंगे तो आंसर में हमारे पास क्या मिलेगा, 1/18/37। समझ में आ रहा है, कहीं 36 क्या बोलते हैं 36 भी मिलता है, कहीं 37 भी। तो मेनली आपको ये नज़र आएगा कि एक्चुअल में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से पूरी बात को समझ लीजिएगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1837 पार्ट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। समझ में आया कि नहीं, इस बात को रखिएगा। यानी जितना मास प्रोटॉन का होता है
उसका 1800 से मतलब जितना है, मान लेते हैं एक टुकड़ा लिए प्रोटॉन का, उसके कितने भागों में तोड़ दें, 1837 टुकड़ों में तोड़ दें। तो समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? एक प्रोटॉन लिया, उस प्रोटॉन को कितने भागों में तोड़ दिया, 1837 भागों में तोड़ दिया। तो जो एक भाग का मास होगा यानी द्रव्यमान होगा, उतना द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन का होता है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब बहुत छोटा है कि नहीं है? प्रोटॉन के कंपेरिजन में क्या है, बहुत छोटा है। क्या कह रहे हैं आप? मैं बस जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये तो मैं जस्ट समझा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ पे जो दिखा है मैंने कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 1837वां भाग है, किसका? मास ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1837वां भाग है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक प्रोटॉन को पकड़ूँ और 1837 भागों में तोड़ दूँ, तो जो एक भाग का क्या होगा, द्रव्यमान होगा, वह एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा। ये एग्जाम्पल के लिए बस मैं बता रहा हूँ, ताकि आप फील कर पाओ कि सोचो कितना छोटा है। कौन? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। किसके द्रव्यमान से? प्रोटॉन के द्रव्यमान से। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान बहुत बड़ा है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत छोटा है। अब मान लो, सपोज कर लो कि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखूँ, यहाँ पे क्या करूँ, मास रखूँ। अच्छा, इतनी बात में एक बात और सुन लो, ये भी देखा गया कि मेनली जितने, मतलब सपोज कर लो कि अगर एक हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम था, तो इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज हम लोगों ने पहले ही डिफाइन कर लिया था। अब हम लोगों ने प्रोटॉन की खोज की, फिर प्रोटॉन का चार्ज निकाल लेंगे। तो प्रोटॉन का चार्ज निकाला तो हमें ये पता चला यार प्रोटॉन का भी चार्ज उतना ही जितना इलेक्ट्रॉन का है। बस फर्क क्या है कि प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, निगेटिव है। अब समझ पा रहे हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई एक हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन था। अगर प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज से ज्यादा होता तो पूरा हाइड्रोजन एटम क्या होना चाहिए था, पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? लेकिन ऐसा नहीं था। तो इसका मतलब सीधा सीधा यह अर्थ है क्या कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके नीचे ये भी इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, ये सब नोट करके लिख लेंगे आप। ठीक है, नोट करके, ये पहला नोट। दूसरा नोट यहाँ पे लिख लेंगे, नोट नंबर 2 कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1.6 × 10⁻19 कूलाम, और वो कैसा होगा, माइनस में। तो प्रोटॉन का जो चार्ज होगा, इन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, हाइड्रोजन प्लस से रिप्रेजेंट करूं मैं, है ना, तो प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम होगा। क्लियर है? हाँ या ना? अगर एक्स्ट्रा होता प्रोटॉन पे चार्ज, अगर ज्यादा होता प्रोटॉन पे चार्ज, तो उस कंडीशन में क्या होता, पूरा हाइड्रोजन एटम कैसा होना चाहिए था, ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए था ना। क्योंकि यार एक हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या है, एक तो प्रोटॉन है और एक तो इलेक्ट्रॉन है। मान लो इसके ऊपर 1.6 × 10⁻19 कूलम है, माइनस वाला, इसके ऊपर क्या है, 1. क्या बोलते हैं, उससे ज्यादा है, इसके चार्ज से ज्यादा है। तो पूरे हाइड्रोजन एटम पे क्या होता है, टोटल चार्ज जब निकालते, तो टोटल चार्ज मतलब दोनों को जोड़ देते, तो दोनों को जोड़ते तो प्लस वाला बड़ा था, तो प्लस वाला इसमें माइनस वाला घट जाता, तो कुछ बचता कि नहीं बचता? और अगर बचता तो इसका मतलब पूरा हाइड्रोजन एटम करंट मारना चाहिए था, लेकिन क्या मारता है, करंट नहीं मारता है। इसका मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और कोई चार्ज नहीं होने का मतलब जितना इसके ऊपर चार्ज है उतना ही इसके ऊपर चार्ज है। इसीलिए जब मैं टोटल चार्ज निकालूंगा, टोटल चार्ज निकालिए, तो दोनों को जोड़ दूंगा, नहीं जोड़ दूंगा, हाँ या ना? तो माइनस 1.6 × 10⁻19 प्लस कर दूंगा 1.6 × 10⁻19, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट गया, क्या आंसर आ गया, 0। यानी एक हाइड्रोजन एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है कि नहीं है? इसलिए वो करंट नहीं मारता, और इसीलिए कोई भी पदार्थ करंट नहीं मारता, क्योंकि एक एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, और जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज है। ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा कि एक एटम के अंदर, कोई भी एटम है, जितना इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, और जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना ही चार्ज प्रोटॉन के ऊपर। इसीलिए कभी भी एटम करंट नहीं मारता, एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्लियर है, आया ना? ठीक है, अब यहाँ पे आओ, ये देखो, ये दोनों बातें जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर मैं यहाँ पे बात करूंगा। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब देखा जाए, मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब यहाँ पे देखिएगा जो मैं और बताना चाह रहा हूँ या समझाना चाह रहा हूँ। तो मेनली जब मैं क्या देख रहा हूँ, चार्ज मास रेशियो देख रहा हूँ प्रोटॉन का, चार्ज मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, मेरी बात समझिए, एक सेकंड के लिए सुनिए, पेशेंस रखिए। चार्ज मास रेशियो, ताकि आप फील कर पाएँ भाई, अगर आप फील ही नहीं कर पाएंगे तो मजा कहाँ से आएगा। चार्ज मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, समझ में आया ना? अब चार्ज मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे हम चार्ज रखेंगे इलेक्ट्रॉन का, है ना, यानी ऊपर क्या लिखेंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना,
और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही तो करेंगे, ठीक। अब रखो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, और ये माइनस में रहेगा, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम, है ना। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे -1.7588 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी, यही आएगा, हाँ या ना। पहले इतना समझ लेंगे, अदरवाइज समस्या क्रिएट होगी। इतना आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। अब समझना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, प्रोटॉन का अगर ये निकालेंगे तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे रखेंगे, चार्ज ऑफ H+, ठीक, अपॉन मास ऑफ H+, मास ऑफ H+। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिएगा, मेनली आपको पता है चार्ज ऑफ H+ देखेंगे तो कितना होगा, प्लस में यही हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19, है ना। और मास कितना आया है, तो 1.673 इंटू 10⁻27 kg आएगा कि नहीं आएगा, ये कूलाम, ये kg, क्लियर है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा मेरे पास 9.579 इंटू 10⁻4 कूलाम पर केजी, कूलाम पर केजी। ध्यान से देखना, यहाँ पे ज़्यादा है कि नहीं है, यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में कम है कि नहीं है, कैसे, 10⁻11 है और 10⁻4 है। अब कई लोग के मन में प्रश्न उठेगा, सर यहाँ पे अगवा माइनस है ना, तो माइनस यार सिंबलाइज कर रहा है कि चार्ज क्या है, यहाँ पे माइनस है। बाकी मैग्नीट्यूड की बात करोगे, रेशियो की बात करोगे, चलो इसको माइनस को हटा दो, अब कंपैरिजन करो, तो ये ज़्यादा है कि नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है ना। ये 10⁻11 है, यहाँ पे क्या है 10⁻4 है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो यानी यहाँ पे क्या है, कम है, और यहाँ पे क्या है, ज़्यादा। इसका कारण क्या हुआ, इसका कारण है, देखो हम लोग जब भी फ्रैक्शन में जाते हैं तो फ्रैक्शन में जब भी नीचे वाली चीज़ बढ़ेगी तो वैल्यू क्या हो रही होगी, छोटी हो रही होगी। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, ज़्यादा है। क्या हुआ है, चार्ज तो वही था लेकिन ये क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे ऐसे देखो 4/5 लिखा हूँ और 4/9 लिखा हूँ, 4/9, अच्छा 4/10 लिख लेता हूँ, सीधा 4/10। तो 4/5 की वैल्यू कितनी आएगी बता सकते हैं, 0.8 आएगी, हाँ या ना। और 4/10 का वैल्यू 0.4, कौन बड़ा है, 0.4 बड़ा है, हाँ या ना। 0.4 बड़ा है, 0.8 बड़ा है। तो जब हम नीचे वाली वैल्यू यानी डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे तो वैल्यू क्या हो रही होगी, छोटी। यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया, बढ़ गया ना, बहुत ज़्यादा हो गया, तो बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए चार्ज और मास का रेशियो क्या हो गया, कम, यानी ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, कम। तो नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो यानी यही कारण है कि यहाँ पे क्या हो गया, कम, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, बहुत ज़्यादा है। क्लियर है, हाँ या ना। आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर है। ये सब के सब फंडामेंटल्स थे, मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करा दिया, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी और बचती है जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, और बाकी बातें बाद में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।